ही इज़ द कूलेस्ट एंड करिश्मेटिक करेक्टर। हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा है कि रेक्टर स्टूडेंट से मिल पाते हैं। इवनिंग में सेशन लेते हैं, उनको खुद सामने से कॉल करके बुलाते हैं कि चलो खेलते हैं। बाकी सब यूनिवर्सिटी में रेक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होता है, बहुत मुश्किल है उनसे मिलना ही। आपका वहाँ पे क्या रोल है? एज ए गार्जियन और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वहाँ की, वो मैं ही सोल्व करता हूँ। किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं? क्लासेस के बीच में जो भी रेसेस वगैरह होता है तो वो लाइब्रेरी चले जाते हैं, कोई कैंटीन चला जाता है। इवनिंग में वो स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, जिम भी है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो कभी आपने कुछ ऐसा वहाँ पे नोटिस किया कि कोई बच्चा वहाँ पे आया और उसने बहुत होम सिक हो गया और बहुत शुरुआत में होता है कुछ बच्चों के होम सिकनेस, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अडेप्ट कर जाते हैं। काफ़ी को एक्टिविटीज़ कल्चरल उनमें भी वो पार्ट लेते हैं। वहाँ पे बच्चों को रशियन लैंग्वेज पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्लासेस तो उनकी इंग्लिश में होती है। कहीं बाहर घूम रहे हैं या मैगजीन जाते हैं या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। रशिया का प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है? सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्मॉल ग्रुप्स में सब बैच को बांट देते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके पास चांस है बाहर जाने का और अपने आप को एक और प्रूव करने का कि वो कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो गिव अप कर दें। नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड बाय रूस एजुकेशन, जहां हम MBBS जर्नी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो आज हम आए हैं एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम जानेंगे हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हमारी इस कन्वर्सेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रोहित चौधरी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर रोहित, वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। रोहित जी, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी, ऐसा क्या इस यूनिवर्सिटी में जो उसको बाकी यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है? मैं ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ के रेक्टर की वजह से ही इज़ द कूलेस्ट एंड करिश्मेटिक रेक्टर, ईजी अप्रोचेबिलिटी, and he is not just a rector, he is a like trendsetter and role model for everyone, and he is just a heartbeat of the university. Okay, तो आप मुझे थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करेंगे कैसे वो यूनिवर्सिटी की हार्टबीट है? एक्चुअली रेक्टर सर हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खेलते भी हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, इवनिंग में सेशन लेते हैं, उनको खुद सामने से कॉल करके बुलाते हैं कि चलो खेलते हैं। तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, फ्रेंडली हैं और सबकी प्रॉब्लम सुनते भी हैं और हेल्प करते हैं। इजीली अप्रोचेबल हैं। बाकी सब यूनिवर्सिटी में रेक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होता है, बहुत मुश्किल है उनसे मिलना ही, और वो सबसे फ्रेंडली रहते हैं और अवेलेबल रहते हैं सबके लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सुनते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे रेक्टर से डायरेक्टली मिल पाते हैं। इन शॉर्ट आई कैन से ही इज़ वेरी एक्टिव। बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में रेक्टर जनरली मिलते नहीं हैं। तो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा है कि रेक्टर स्टूडेंट से मिल पाते हैं। अच्छा, एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपका वहाँ पे क्या रोल है? मेरा रोल फर्स्ट डे से लास्ट ईयर तक मेरा उनके साथ ही है रोल। उनका एज ए गार्जियन और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वहाँ की, वो मैं ही सोल्व करता हूँ। वहाँ से डे टू डे लाइफ जो भी है उनका, क्लास से लेके हॉस्टल एंड एवरीथिंग। ओके, तो जैसे आपने बोला हॉस्टल के बारे में, तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेती हूँ इसी से रिलेटेड। हॉस्टल लाइफ जो स्टूडेंट्स की है, बिकॉज आई थिंक 6 days वहाँ पे वर्किंग है, तो क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ बच्चे हॉस्टल में, और क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं? फर्स्ट ईयर में तो एक्चुअली काफ़ी बिजी रहते हैं वो क्लासेस में। उनका मॉर्निंग से क्लासेस चालू होती हैं, इवनिंग में वो फ्री होते हैं, इवनिंग में आके डिनर करते हैं और फिर लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत पढ़ाई की और फिर सो जाते हैं। फर्स्ट ईयर थोड़ा हेक्टिक रहता है। उसके बाद सेकेंड ईयर से वो जैसे कि वही क्लासेस रूटीन एंड दिन में लाइब्रेरी, वो इन मीनवाइल क्लासेस के बीच में जो भी रेसेस वगैरह होता है तो वो लाइब्रेरी चले जाते हैं, कोई कैंटीन चला जाता है। इवनिंग में वो स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, जिम भी है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो जिम चले जाते हैं कुछ बच्चे। तो कुछ बच्चे को एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं अलग अलग इस तरह से। कि कभी आपने कुछ ऐसा वहाँ पे नोटिस किया कि कोई बच्चा वहाँ पे आया और उसने बहुत होम सिक हो गया और बहुत तो उस सिचुएशन को कैसे आप सॉर्ट करते हैं? शुरुआत में होता है कुछ बच्चों के होम सिकनेस, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अडेप्ट कर जाते हैं। पर कुछ बच्चों का अगर होता है तो उनको हम सिटी टूर भी कराते हैं और वहाँ की रशियन क्लासेस भी होती हैं शुरुआत में। तो काफ़ी को एक्टिविटीज़ कल्चरल उनमें भी वो पार्ट लेते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं उस सब चीज़ में। तो उसके बाद धीरे धीरे वो अडेप्ट हो जाते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ जाते हैं इस चीज़ से। आगे बढ़ जाते हैं। ओके,
अच्छा, आपने बात की रशियन लैंग्वेज की, तो वहाँ पे बच्चों को रशियन लैंग्वेज पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्लासेस तो उनकी इंग्लिश में होती है। हाँ जी, एक्चुअली इंग्लिश मीडियम है थ्रू आउट 6 ईयर, बट रशियन इसलिए क्योंकि वहाँ पे जा रहे हैं और फिर जैसे कहीं बाहर घूम रहे हैं या मैगजीन जाते हैं या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हॉस्पिटल्स में जाना होता है 4th ईयर 3rd ईयर से ही, तो थोड़ा रशियन आना चाहिए कि कुछ बोल पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, तो इसकी वजह से रशियन क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ओके, तो 3rd ईयर से जो आप बता रहे हैं हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, तो कितने हॉस्पिटल्स मारी स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हैं? मारी स्टेट यूनिवर्सिटी से अराउंड 10 हॉस्पिटल्स हैं, और भी क्लिनिक्स हैं प्राइवेट, वो भी एफिलेटेड हैं। ओके, एक और सवाल जो इंडियन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है एडमिशन लेने के वक्त, कि वहाँ से आने के बाद एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है, एग्जिट एग्ज़ाम, तो उसको किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, किस तरीके की तैयारी करवाते हैं? एक्चुअली वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी क्वालिफाइड हैं, वो भी तैयारी कराते हैं, और इंडिया से भी प्रोफेसर आते हैं टाइम टू टाइम, जब भी उनका वैकेशन होता है, विंटर वैकेशन, या कभी भी जब भी कुछ छुट्टियाँ होती हैं, तो उसमें हम इंडिया से प्रोफेसर आते हैं और वो उनको पढ़ा के जाते हैं। तो इस तरह से थ्रू आउट 6 ईयर्स में उनका पूरा कोर्स हो जाता है। ओके, रोहित जी, जैसे आपने बताया कि तैयारी करवाते हैं आप लोग एग्ज़ाम की, वहाँ से पढ़ने के बाद जब इंडिया बच्चा अपनी डिग्री ले लेता है, कंप्लीट करता है अपने MBBS, तो क्या वो पीजी के लिए किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकता है? आफ्टर MBBS अगर वो इंडिया नहीं और वहीं से आगे पीजी के लिए कर रहा है, तो वो रशिया में भी कर सकता है और दूसरे कंट्रीज़ में भी कर सकता है। जैसे UK है, US है, तो वहाँ के लिए पहले एक्रीडिटेशन एग्ज़ाम रशिया का देना होगा उसे। लाइसेंस किसी देश का तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया नहीं आया, तो रशिया का लाइसेंस एक्रीडिटेशन एग्ज़ाम देगा और उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है, पीजी आगे कर सकता है, जर्मनी से लेके कुल बहुत कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी। तो रशिया का एक्रेडिटेशन, आई थिंक गॉस एग्जाम की आप बात कर रहे हैं कि रशिया से अगर आपको करना है तो पहले गॉस एग्जाम होता है। हाँ जी, या तो आप वहाँ से गॉस एग्जाम क्लियर करें या फिर यहाँ पे आके अपना FMG क्लियर करें, उसके बाद आप पीजी के अप्लाई कर सकते हैं। तो रशिया की जो पीजी की डिग्री है वो इंडिया में वैलिड है? रशिया की पीजी की डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की हैं अभी तक, बट अगर वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहें, जैसे FMG निकल गया, वो लाइसेंस मिल गया उन्हें यहाँ का परमानेंट, उसके बाद वो काम कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने रशिया से पीजी कर रखी है तो आप उनके काम पे डिपेंड है, वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वापस इंडिया नहीं आना चाहते MBBS करने के बाद, तो उन स्टूडेंट के लिए क्या ऑप्शंस हैं? ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी नहीं होते, कम ही बच्चे हैं जिनका ऐसा है माइंडसेट, बट उनको हम हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। एक्चुअली वो उनको एक्रीडिटेशन एग्ज़ाम देनी होगी रशिया की, उसके बाद वो जैसे अगर UK का सोच रहे हैं तो UK का प्लेब एग्ज़ाम देना होगा उन्हें, उसके बाद वो वहाँ जा सकते हैं। US का जैसे USMLE पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से उनको क्लियर करना होगा। जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज सीख के उसके बाद वो जा सकते हैं, वहाँ PG भी कर सकते हैं। तो उनको हम मोटिवेट करते हैं उसके लिए और प्रोसेस बताते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और यूनिवर्सिटी से जो भी हेल्प होनी चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन कंपेयर टू इंडिया, रशिया का प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है? रशिया का प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। उनका मेन सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्मॉल ग्रुप्स में सब बैच को बांट देते हैं। 12 to 15 स्टूडेंट्स एक बैच में होता है, एक ग्रुप में, और फिर कंटिन्यूसली हॉस्पिटल क्लासेस अलग अलग साइकिल होते हैं, तो उसमें उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिकल्स सिखाए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से क्वालिफाइड डॉक्टर्स उनको ये सब सिखाते हैं। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को जो मेडिकल अब्रॉड की तैयारी कर रहे हैं? जो अब्रॉड की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और हो सके तो नीट एग्ज़ाम क्रैक करके अच्छे मार्क्स लाके यहाँ पे एडमिशन लें, और अगर यहाँ नहीं हो पाता तो वो ये ना सोचें कि उनके ड्रीम्स यहीं ख़त्म हो गए। उनके पास चांस है बाहर जाने का और अपने आप को एक और प्रूव करने का कि वो कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो गिव अप कर दें। थैंक यू सो मच रोहित जी, आज आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, और आई थिंक जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी हो गया होगा आगे का डिसीज़न लेना।
जैसे कि रोहित जी ने बताया कि जिन बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाया, उनका ड्रीम यहीं पे ख़त्म नहीं हो गया है, वो आगे अब्रॉड में आके एडमिशन ले सकते हैं। और अब्रॉड से पढ़ने के बाद, स्पेशली अगर आप रशिया पढ़ने आते हैं, रशिया से पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है, ना सिर्फ इंडिया, जबकि आप यूके प्लैब दे के आप यूके जा सकते हैं, यूएसए में क्या करके यूएस जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ के ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आई होप आप इस वीडियो के बाद अपना डिसीजन आराम से ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।